दीपिका हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक रहने वाला है समास, है ना। तो चलिए हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप या छोटा करना, अर्थात कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थों को प्रकट करना ही समास का उद्देश्य होता है ना। और जो समास शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं समास का अर्थ क्या हुआ? संक्षेप या छोटा करना, ठीक। तो और यह किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी बड़ी बात को हम छोटे रूप में अगर कहना चाहें तो वो क्या होता है? समास होता है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप आपकी शक्ति के अनुसार कार्य कीजिए या आपके सामर्थ्य के अनुसार कार्य कीजिए, तो इसको मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि यथाशक्ति कार्य करें। तो मैंने इस लंबे से वाक्य को बिल्कुल छोटे रूप में आपको कहा है कि अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करें। ये ना बोलकर मैंने बोला यथाशक्ति, एक पद के रूप में आपको बोला, बिल्कुल संक्षेप में छोटे रूप में आपको बोला कि आप यथाशक्ति कार्य करें। अर्थात यही हुआ कि अपन ने यहाँ पर क्या समास का प्रयोग किया, जिससे क्या हुआ कि वो जो कही गई बात थी वो संक्षेप में बोली जा सकी, है ना। तो यहाँ पर समास का उद्देश्य ही यही होता है कि इसको कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट करना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। डॉक्टर हरदेव बहारी ने अपने हिंदी शब्दकोश में समास का अर्थ योग, मेल और संचय बताया है। तो यहाँ पर डॉक्टर हरदेव बहारी इन्होंने किसमें? अपने शब्दकोश में, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी, ठीक है। इन्होंने डॉक्टर हरदेव बहारी ने अपने शब्दकोश में समास का अर्थ योग, मेल और संचय दिया है, ठीक है। तो ये परिभाषा कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है नाम से कि डॉक्टर हरदेव बहारी ने अपने डिक्शनरी में या शब्दकोश में क्या अर्थ बताया था समास का। तो आप बता सकते हैं कि योग, मेल और संचय, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि योग, मेल और संचय किसने दिया था। तो आप बता सकते हैं डॉक्टर हरदेव बहारी ने, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब संक्षेप में अगर कहें तो समास शब्द दो पदों, क्या? दो पदों, ना कि वर्णों, है ना। दो पदों सम और आज से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? सम और आज से मिलकर बना होता है, जिसमें सम का अर्थ होता है समान रूप से और आज का अर्थ होता है आसन या बैठना, ठीक है। अर्थात समास शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ दो या दो से अधिक शब्दों को समान रूप से मिलाकर एक नया रूप देना। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं अतः कहा जा सकता है कि दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को मिलाकर जब एक नया पद बना दिया जाता है तो उसे हम समास कहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि संधि की डेफिनेशन में अगर संधि पढ़ते हैं तो संधि में क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है, लेकिन जो समास होता है उसमें पदों या शब्दों का मेल होता है ना। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो आपको। अब हम पढ़ेंगे समास के भेद। तो पदों की प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर संस्कृत में समास के चार भेद है ना। तो पदों की प्रधानता या अप्रधानता से क्या तात्पर्य है
कि जो समास होता है उसमें कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। अब इसमें जो पहला पद होता है और द्वितीय पद होता है ना, प्रथम पद होता है और द्वितीय पद होता है। अब इसमें कोई पद प्रथम पद प्रधान होता है, किसी में द्वितीय पद प्रधान होता है, किसी में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, किसी में पहला पद अप्रधान होता है, दूसरा पद अप्रधान होता है या गौण होता है। तो इसी प्रकार हम पदों की प्रधानता या अप्रधानता के आधार पर संस्कृत भाषा में समास के 4 भेद माने गए। कौन कौन से इनके नाम आप देखिए। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। आगे चलते हैं। हिंदी व्याकरण के जनक पंडित कामता प्रसाद गुरुजी ने समास के इन 4 भेदों को स्वीकार किया। अब हिंदी व्याकरण के जनक पंडित कामता प्रसाद गुरुजी कौन? हिंदी व्याकरण के जो जनक, जिन्होंने हिंदी का जो व्याकरण है वो पंडित कामता प्रसाद गुरुजी के द्वारा लिखा गया है। तो उन्होंने ही समास के इन 4 भेदों को स्वीकार किया गया है। किसमें? संस्कृत भाषा में। तो पहला थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कामता प्रसाद गुरुजी के लिए। तो ये जो है हिंदी व्याकरण के जनक हैं पंडित कामता प्रसाद गुरुजी, जिनका जन्म 1875 सागर जिले में मध्य प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1947 जबलपुर में हुई और व्याकरण इन्होंने सन 1921 में लिखा था। इनके अतिरिक्त कर्मधारय और द्विगु समास को संस्कृत भाषा में तत्पुरुष समास के उपभेद माना गया है, किंतु हिंदी भाषा में इन दोनों भेदों को स्वतंत्र समास के रूप में स्वीकार किया गया। तो आपसे कभी भी पूछा जाता है, अगर संस्कृत भाषा में पूछा गया है कि समास के कितने भेद हैं, तो आप 4 बताएंगे, लेकिन हिंदी भाषा में अगर पूछा जाता है कि समास के कितने भेद हैं, तो आप बिल्कुल 6 ही बताइएगा, क्योंकि इनको हिंदी भाषा में स्वतंत्र रूप से माना गया है। लेकिन जो संस्कृत भाषा है उनमें इन दोनों भेदों को तत्पुरुष समास के उपभेद माना गया है। ठीक है। अब पदों की प्रधानता या अप्रधानता के आधार पर हिंदी भाषा में समास के 6 भेद होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। यहाँ एक शब्द हमने अव्यय देखा। अव्ययी भाव समास में जो शब्द आता है वो है अव्यय। कभी कभी आप लोग गलती कर देते हैं, अव्यय की जगह अवयव लिख देते हैं। तो इन दोनों का अर्थ आप समझें। अव्यय का अर्थ होता है अपरिवर्तित या अपरिवर्तनशील, और अवयव का अर्थ होता है अंग, टुकड़ा, भाग या अंश। है ना। समास के भेदों को हम एक तालिका के माध्यम से समझेंगे। अब यहाँ पर समास लिखा हुआ है और पूर्व पद और उत्तर पद, मतलब प्रथम पद और द्वितीय पद। तो यहाँ पहला वाला लिखा है अव्ययी भाव समास, और पूर्व पद क्या है इसमें? प्रधान। मतलब जो अव्ययी भाव समास है उसमें पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है, और दूसरा पद क्या होता है? अप्रधान होता है या फिर गौण होता है। अब यहाँ गौण का अर्थ क्या हुआ? गौण का अर्थ होता है छिपा हुआ, या इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं हिडन। ठीक है। अब द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में पहला पद होता है प्रधान और दूसरा पद भी प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास, इसमें पहला पद गौण होता है, अर्थात छिपा हुआ होता है, और दूसरा पद भी गौण होता है। तत्पुरुष समास, जिसमें पहला पद गौण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास और द्विगु समास हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं। इस तालिका के माध्यम से आप आसानी से सभी भेदों की परिभाषाएं आसानी से बना सकते हैं। तो हम इनकी परिभाषाएं अगली क्लास में समझेंगे।